हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस में अति इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, जो अब की बार सिलेबस में जुड़ा है, महिला एवं बाल अपराध। इस टॉपिक के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे महिला एवं बाल अपराध। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई महिला और बाल अपराध का वेटेज क्या है अपने राजस्थान पुलिस में। देखिए 10 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे महिला बाल अपराध से? 10 क्वेश्चन अपने आना तय है। और 10 जो प्रश्न आएंगे उनमें अगर हम बात करें तो कितने नंबर का मैटर आएगा? 5 नंबर का मैटर आएगा। 5 नंबर और क्वेश्चन ऑफ कितने? 10। क्लियर? सबसे पहले हमें किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक की अगर रूपरेखा आपके दिमाग में सेट हो गई ना, तो मेरा मानना है कि आप 5 में से 5 सही कर दोगे। बाकी 3 तो आप ऐसे ही रटंत विद्या करके कर सकते हो, 2 तो आप मेरिट होल्डर होंगे तभी कर पाओगे। ठीक है भाई? तो देखिए हम बात करते हैं महिला एवं बाल अपराध की रूपरेखा क्या है। सबसे पहले महिला सब जानते हैं, कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बाल यानी कि बालक को भी जानते, अपराध नहीं जानते। अब अपराध की डेफिनेशनों के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे चर्चा करता हूं कि अपराध क्या होता है। अपराध होता है मेरे भाई, किसी भी नियम का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। अगर मेरे अपनी किसी भी नियम का उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। लेकिन इसमें कंडीशन फॉलो होंगी। अगर आपने किसी समाज के नियम का उल्लंघन किया, समाज के नियम का उल्लंघन किया, तो कैसा अपराध हो गया दोस्तों? सामाजिक अपराध हो गया। अगर आपने किसी मंदिर के नियम का उल्लंघन किया, अगर किसी मंदिर में अलाउ नहीं है भाई जूते पहन के नहीं जाना, वहां पर चमड़े की बेल्ट नहीं जानी, तो क्या है? किसी धर्म के प्रति, किसी धर्म के नियम का उल्लंघन करते हो, किसी की संप्रदाय धर्म पर गलत टिप्पणी करते हो, तो कौन सा अपराध हो गया? धार्मिक अपराध हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, अगर आप कानून के नियमों का, किसके? कानून के नियमों का उल्लंघन करते हो, तो कैसा अपराध हो गया? कानूनी अपराध हो गया। क्लियर? तो अपराध क्या होता है? किसी भी नियम का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। धार्मिक अपराध, सामाजिक अपराध, ये अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग क्या है अपराधों की श्रेणी में मैंने बतलाया है। तो देखिए ये तो हो गया अपना अपराध। लेकिन बात आती है यहां से कंडीशन कि अपराध के लिए भारत में कौन सी संस्थाएं कार्यरत है। यहां से शुरू हो रहा है। और मैं कह सकता हूं इतना वादे के साथ कि इसी टॉपिक से, इसी वीडियो से 1-2 प्रश्न आपकी निश्चित आएंगे। देखिए अपराध पर नजर कौन रखता है भारत में? तो भारत में अपराध पर नजर रखता है दोस्तों, जब भी आप एफआईआर करवाते हो, अपनी एफआईआर दर्ज होती है, तो भारत देश के कोई से राज्य में, कोई से जिले में, कोई से थाने में यहां पर लिखा रहता है उस एफआईआर पर एनसीआरबी क्रमांक, अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस पूरे भारत में जितने भी अपराध होते हैं उन पर क्या रखता है? नजर रखता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पूरे अपराधों पर। अब आप कहोगे सर हमने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, उसका इनके पास कैसे पहुंच गया? अरे आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है। अगर आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई तो अपनी गूगल पे जाइएगा और एनसीआरबी क्रमांक डाल के आप अपनी रिपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हो। आइए अपराध की श्रेणी में बात करें कि एनसीआरबी क्या है। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए एनसीआरबी क्या है मेरे भाई। बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अर्थात हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानते हैं मेरे भाई। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 19
1986 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरे फैक्टों में बात करें, स्थापना कंप्लीट हो गई। काम क्या करता है? भारत में अपराध पर नजर रखता है। दोस्तों काम क्या करता है? ये एनसीआरबी काम क्या करता है? भारत में सभी आपराधिक श्रेणियों पर नजर रखता है एनसीआरबी। अगर आपकी व्हाट्सएप चैट खुल रही है, आपने देखे होंगे बहुत सारे अभी सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी तो उसमें आप न्यूज़ों में देखते हो कि एनसीआरबी ने ये स्टेटस दिया, ये दिया, तो ये सब रिपोर्टों पर ये नजर रखता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो देखिए इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है मेरे भाई। कहां पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अगर ये पूछ ले वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो रामफल पवार। वर्तमान में रामफल पवार इसके अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे? आर रंजन। इससे पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आर रंजन। आप कहोगे सर हम तो महिला बाल अपराध पढ़ने वाले थे, लेकिन ये चीजें क्यों पढ़ रहे? अरे यही तो कनेक्टिविटी आएगी, ये बनाएंगे वहां एक्ट आईपीसी की धाराएं, तो पहले ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कंप्लीट हुआ। इससे पहले आर रंजन था, राजीव शर्मा रंजन। अब बात करते हैं कि चलो साहब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का मैटर कंप्लीट हो गया। अभी नहीं हुआ। आप एक रिपोर्ट पढ़ते हो कि बताइए एनसीआरबी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने क्राइम हुए? नोट डाउन। यहां से भारत में कुल क्राइम हुए 57.9%। लेकिन कब? प्रति लाख का कितने हुए? प्रति लाख क्राइम हुए, प्रति 1 लाख जनसंख्या में 2018 में भारत में कितने क्राइम हुए दोस्तों? तो ध्यान रखना 57 पॉइंट, अति महत्वपूर्ण है। अब बात करें इसी रिपोर्ट की 2020 की रिपोर्ट, एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट पॉइंट है। एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट क्यों मोस्ट है? इसमें सबसे ज्यादा क्राइम वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। दोस्तों कौन सा था? राजस्थान। क्लियर? राजस्थान में जिला पूछ ले तो कौन सा होगा? जयपुर। एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 की क्राइम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्राइम कहां पर हुए? भारत में राजस्थान में, और जिला पूछ ले जयपुर। बाई चांस ये पूछ ले रिपोर्ट 2018 के अनुसार महिला क्राइम कितने हुए हैं, तो ये भी मोस्ट रखता है। 10.6% महिला क्राइम हुए 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। तो आपको एनसीआरबी का पूरा फैक्ट क्लियर करना है। मेन चीजों पे बात करूंगा, ज्यादा रामायण नहीं। यहीं से आज के सेशन से 2 प्रश्न आपके कंफर्म मान लो। ठीक है भाई, ये हो गई एनसीआरबी। अपराध की पूरी डेफिनेशन बता दी। कौन नजर रख रहा है? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्थापना 11 मार्च 1986, नई दिल्ली मुख्यालय। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रामफल पवार। और इससे पहले कौन थे? आर रंजन। अब आ जाइए भाई, अपराध कोई करेगा तो हमारे यहां पर है इंडियन पीनल कोड। कोर्ट नहीं बोलना, कोड। इंडियन पीनल कोड मेरे भैया, इसका पूरा मैटर तुम्हारे महिला और बाल अपराध में ही है। इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता। क्या है? भारतीय दंड संहिता। तो दोस्तों क्या आईपीसी है, क्या इंडियन पीनल कोड है, इसके संदर्भ में, क्योंकि इनसे काम पढ़ने वाला है। आईपीसी की धारा 354 क्या कहती है? किसी भी महिला को लज्जित करने के लिए आपने बाह्य बल या आपराधिक बल का प्रयोग किया तो आईपीसी की धारा 354 के तहत आपको 1 वर्ष की सजा, 50,000 जुर्माने, अगर आप नौकरी हो तो वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी या नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये क्या है? आईपीसी की धाराओं का मैटर है। तो चलिए थोड़ा जानते हैं आईपीसी की धारा के संदर्भ में। आईपीसी का इतिहास जानना जरूरी है। बात करते हैं आईपीसी के बारे में। तो देखिए मेरे भैया, भारत में क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई
और इस क्रांति के बाद क्या हुआ, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, यानी कि अब भारत का शासन कौन संभालेगी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास। अब भाई ब्रिटिश क्राउन संभालेगा 1857 की क्रांति के बाद। तो ध्यान रखना, यहां से फैक्ट ऑफ पॉइंट ये बनता है कि जब ब्रिटिश क्राउन ने शासन संभाला तो ब्रिटेन का ही शासन हमारे यहां लागू हुआ। तो इतिहास में अगर प्रश्न पूछ ले कि IPC की धारा, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई, तो 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन इससे पहले भारत में सर्वप्रथम IPC की धारा के संदर्भ में उल्लेखित प्रमाणों में अगर हम बात करें तो दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले कितनी IPC के कानून बने, कितने IPC के कानून बने। फैक्ट पॉइंट, अब तक स्वतंत्रता से पहले 4 कानून बन गए। अब तक शब्द नहीं जोड़ना है, सॉरी गलती से बोला। स्वतंत्रता से पहले IPC के कितने कानून बने, 4 कानून बने। सबसे पहले कानून कब बना, 1834। 1834 में पहली बार भारतीय दंड संहिता का कानून बना दोस्तों। और किसने, मैकाले के समय। किसके समय बना, मैकाले के समय बना। लेकिन आपको एक पॉइंट कनेक्ट रखना है यहां से, निम्न में से IPC की धारा, भारतीय दंड संहिता अधिनियम का जो 1834 का कानून बना, वो किस एक्ट के तहत बना, बता सकते हो आप, पॉलिटिकल पढ़ा होगा। 1833 चार्टर एक्ट के तहत, 1833 चार्टर एक्ट के तहत बना दोस्तों। क्लियर। तो IPC की धारा 1834 मैकाले। अब आ जाओ स्वतंत्रता के बाद। अब स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि कानून, और भारतीय प्रथम विधि कानून जो बनाया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए, मैकाले। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, मैकाले को बनाया गया। और क्या थे, 4 सदस्य थे इसमें। यहां से प्रश्न निश्चित है, पहले ही बता रहा हूं आराम से। भारत के प्रथम विधि कानून के नाम से जाना गया, मैकाले प्रथम अध्यक्ष, 4 सदस्य। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट और क्या है मेरे भाई। वर्तमान संदर्भ में बात करें, देखिए 4 सदस्य हो गए। ये कानून लागू कब हुआ भारत में, तो याद रखना है सर्वप्रथम 1834 में बना, गठन हुआ, लागू हुआ 6 अक्टूबर 1860 को। आप कोई भी पुस्तक खरीद लो, LLB की, IPC की, भारतीय दंड संहिता की, उस पुस्तक पर लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ 1860। क्लियर। तो 6 अक्टूबर 1860 को क्या हुआ, लागू हुआ। लेकिन प्रभावी रूप से कब लागू हुआ, प्रभावी रूप से कब लागू हुआ, प्रभावी रूप अर्थात पूर्ण रूपेण कब लागू हुआ, तो याद रखना है 1862 में पूर्ण रूपेण, जनवरी 1862 में पूरे भारत में पूर्ण रूपेण यह कानून लागू हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इसी संदर्भ में कि भाई यहां आगे इतिहास तक आगे चलो, वर्तमान कंडीशन जान लेते हैं। वर्तमान कंडीशन में अगर हमसे पूछ ले कि बताइए वर्तमान में भारत में कितनी IPC की धाराएं हैं, प्रेजेंट पूछ लिया, कितनी IPC की धाराएं, इंडियन पिनल, याद रखना है 511 धारा वर्तमान में IPC की धाराएं हैं। क्लियर। इंडियन पिनल कोड की कितनी धाराएं, 511 धाराएं मेरे भाई। दूसरे फैक्ट पर बात करते हैं कि मेरे भैया कहां लागू होता है IPC, भारत में कहां लागू होता है और कहां नहीं होता। फैक्ट ऑफ पॉइंट है, कहां लागू होता और कहां नहीं लागू होता। तो लागू तो पूरे भारत में होता है, लेकिन अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के साथ ही सब जगह इंडियन पिनल कोड लागू हो गया। कहां नहीं होता, भारत की सेना पर लागू नहीं होता, जल सेना, थल सेना, स्थल सेना, किसी भी सेना पर IPC
की धारा लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे अलग से कानून है उनके। अब आप कहोगे सर पुलिस पे होती है क्या? नहीं, पुलिस पर होती है। पुलिस कोई सेना नहीं है, पुलिस अपना आंतरिक गृह, तो इसलिए पुलिस पर आईपीसी की धारा लगना निश्चित है दोस्तों। तो आईपीसी की वर्तमान धारा 511 पूरे भारत में लगेगी। अक्टूबर 2019 के तहत जम्मू कश्मीर में भी 300 धारा, वो 370 हटने के साथ ही लग गई और सेना पर लगेगी। सेना पर नहीं लगेगी, बाकी भारत में तीनों सेनाओं को छोड़कर अन्य किसी भी सेना पर लग जाएगी, पुलिस हो, आईटीबीपी, कोई भी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने कहा भारत में वर्तमान में आईपीसी की धारा कितनी है? 511। यहां से एक और फैक्ट पूछ लिया आपको कि बताइए वर्तमान में आईपीसी के कितने विधि कानून बन गए? कितने विधि कानून बन चुके हैं? तो दोस्तों याद रखना वर्तमान में 21 विधि कानून बन चुके हैं आईपीसी के। कितने? 21 विधि कानून बन चुके हैं। लेकिन इसी के साथ एक और फैक्ट याद रखना है। कौन सा फैक्ट है? कि 22वां आईपीसी विधि कानून कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका जो प्रभावी रूप से फरवरी 2020 में क्या अनुशंसा इसकी बन चुकी थी, लेकिन कोरोना खा गया, लॉकडाउन आ गया, इसलिए ये नहीं बना। पूछ सकता है आपसे, बताइए आईपीसी की धारा में कितने कानून है? 21। हाल ही में कौन सा कानून पारित किया गया है? 22वां। क्लियर? तो ये था थोड़ा आईपीसी से संबंधित, तो मैंने थोड़ा परिचय दिया। अब हम बात करते हैं वापस अपने टॉपिक में। ये चीजें जरूरी था क्योंकि यहां से हमें पूछ लेता है, और मैंने वर्तमान कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आईपीसी और एनसीआरबी के संदर्भ में और अपराध के संदर्भ में आपको बतलाया था। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है अपना, देखिए, महिला एवं बाल अपराध। अब हम बनाएंगे इस टॉपिक की रूपरेखा। अब तक तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो अब क्या बनाएंगे? रूपरेखा मेरे भैया। क्या पढ़ना है? तो पढ़ना क्या है? एक तो महिला के साथ जो अपराध हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। अपराध क्या? शब्दपूर्ण अपराध, भावपूर्ण अपराध, आध्यात्मिक अपराध, अर्थपूर्ण अपराध और छेड़छाड़ का अपराध, ये सब अपराध पढ़ने हैं। क्लियर? दूसरा पढ़ना है उस अपराध से संबंधित आईपीसी की धारा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या कहता है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कहता है आईपीसी की धारा 398 और 598 ए के तहत क्या होगा? 498 ए के तहत क्या होगा? अगर किसी महिला की शादी हुई और महिला की शादी होने के 7 वर्ष के बाद या 7 वर्ष के अंतराल में उस महिला को पियर पक्ष में कुछ भी अकारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके ससुराल पक्ष वालों को क्या होगी? सजा का प्रावधान है। तो यानी कि एक तो अपराध की श्रेणी, एक क्या याद रखना है? अधिनियम याद रखने हैं। अब कहोगे साहब ये अधिनियम वाला मीटर समझ लेंगे, ये रखना है। अधिनियम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। 1872 में पारित हुआ मेरे भैया। कब हुआ? 1872। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 पारित हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में। तो ऐसे अधिनियमों को फैक्ट करना है। तो एक तो अपराध करना है, एक अधिनियम याद रखना। और क्या याद रखना है मेरे भैया? जहां से प्रश्न आएगा तो मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है आयोग। क्या याद रखने? यहां से आयोग याद रखने। कौन कौन से आयोग? महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल विकास आयोग, बाल संरक्षण आयोग, और ये अपने केंद्र में राज्य में भी रखने, यानी कि राज्य में भी इनको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछेगा? आयोग याद रखने, आईपीसी की धारा याद रखनी है, अपराध के प्रकार याद रखने, एनसीआरबी को याद रखना, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। क्लियर?
अब कुछ अधिनियमों के संदर्भ में बता देते हैं। पहला, महिला एवं बाल विकास से मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा रनिंग करके समझा रहा हूं क्योंकि आपकी भी क्लास वो एग्जाम में कोई समय नहीं है, लेकिन इतना मानिए कि आप जो मैटर पढ़ोगे ना वो पुलिस के जो नोट्स वगैरह डाल रखे ना उनसे कई गुना बेटर है। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कार्यस्थल पर बता दिया मैंने, याद क्या रखना है ना, अधिनियम याद रखने सारे भारत में जितने भी महिला और बाल बच्चों से संबंधित हैं, ठीक है। आयोग याद रखने हैं क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला पॉइंट है अपने। और कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 दोस्तों, किसी भी सार्वजनिक संस्था, निजी संस्था, सरकारी संस्था पर किसी महिला के साथ भेदपूर्ण, शब्दपूर्ण, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए कौन सा एक्ट है? 2013 अधिनियम। कब लागू हुआ? 2013 जो अधिनियम है पारित हुआ था फरवरी 2013 को, लागू हुआ था 22 अप्रैल 2013 को मेरे भाई लागू हुआ था। फैक्ट ऑफ पॉइंट याद रखना है, पारित कब हुआ? फरवरी 2013, लागू कब हुआ? 22 अप्रैल 2013। आइए देखते हैं क्या है इस अधिनियम में। कार्यस्थल किसे कहा गया है? भाई कार्यस्थल की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। ऐसा कोई भी विभाग, सरकारी हो, प्राइवेट हो, गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, जिसमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हो, वो किसकी डेफिनेशन है? कार्यस्थल की। कहां मिलता है इसका उल्लेख? तो इस नियम की धारा, देखो पूछा गया प्रश्न धारा 2 अणा में, अगर पूछ ले कि बताइए कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 में कार्यस्थल की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2 अणा में। क्लियर? अब बात करते हैं कि भाई उत्पीड़न की क्या परिभाषा दी गई है? तो उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है मेरे भैया धारा 2 टा में। अलग से संविधान का नियम नहीं है, ये इस अधिनियम के एक्ट है। क्लियर? तो धारा 2 टा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को लज्जित करना आपराधिक माना जाएगा। पूछ ले कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न शोषण संरक्षण अधिनियम 2013 की परिभाषा कौन सी धारा में? धारा 2 टा। क्या मतलब है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को किसी भी प्रकार से लज्जित किया जाए, या तो उसको शब्द बोले जाएं, या उस पर कोई गलत कमेंट किया जाए, या उसकी फेसबुक रिक्वेस्ट पर आप बार बार क्या भेज रहे हो, अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हो और उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो भी ये धारा लागू होगी। क्लियर? धारा की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं मेरे भाई कि अपराध, मानिए कि कोई संस्था है, जैसे कि यहां हुआ अपराध, ठीक है, हम वो भी पढ़ेंगे, इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धाराएं भी पढ़ेंगे, आराम से फैक्ट ऑफ पॉइंट पे जानेंगे, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम सारे फैक्ट जानेंगे। जैसे कि कोई महिला है, कोई संस्था में कार्य करती है और उसके साथ कौन कौन से अपराध श्रेणी में आएंगे, तो आप रख सकते हो शब्दपूर्ण, अर्थपूर्ण, शारीरिक शोषण, ठीक है, धार्मिक शोषण या धार्मिक टिप्पणी, भावपूर्ण,
यानी कि उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाया आपने, या आध्यात्मिक यानी कि कोई महिला साधु या संत भी है और उसके साथ आपने गलत कमेंट कर दिया उसके भगवान को लेकर, तो भी ये धारा लागू होगी। धार्मिक उसके धर्म के खिलाफ आपने किया, भावनाओं को ठेस पहुंचाया, आपने किसी महिला को गलत तरीके से मतलब उकसाया, तो भावपूर्ण केस लगेगा। शब्दपूर्ण टिप्पणी कर दी, ठीक है, अर्थपूर्ण, उसकी ऐसी कोई टिप्पणी जिससे कि उसके किसी भी अर्थ में अर्थ यानी कि उसके किसी इकोनॉमी प्रॉब्लम आ जाए, या शारीरिक शोषण, दोस्तों अपराध की श्रेणी में आएंगे। कौन से अपराध की में? कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न लैंगिक संरक्षण अधिनियम 2013। तो आइए बात करते हैं इस अधिनियम में और क्या अपने विस्तार से दिया गया है। दोस्तों मान लीजिए कोई पीड़ित महिला है, यानी कि उस पीड़ित महिला के साथ इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है, शब्दपूर्ण अर्थपूर्ण, तो क्या होता है? होता यह है मेरे भाई कि दो समितियों का गठन होता है। पहली समिति का नाम है आंतरिक समिति, दूसरी समिति का नाम है स्थानीय समिति। कौन सी समिति? स्थानीय समिति। दो समितियों का गठन होता है। क्यों होता है? मामला अगर नॉर्मल है, सीधा है, सीटीवीटी बजाइए किसी लड़के ने, तो मामला नॉर्मल है, तो आंतरिक समिति। आंतरिक समिति का अधिकारी कौन होता है? बीट कांस्टेबल, बीट अधिकारी होता है। और भाई जब ये मामला यहां पर सुलह नहीं हुई तो स्थानीय समिति पर चला जाएगा। अभी आप बहुत सारे रेप पढ़ते हो, रेप जैसे कि किसी महिला का शोषण हुआ, रेप हुआ, उनमें स्थानीय समिति में सबसे पहले रिपोर्ट जाती है कहाँ? जिला अधिकारी। उसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी किसको साथ लेके डोलेगा? ब्लॉक प्रधान, या तो एमएलए साथ में होगा या और कोई, ठीक है। और कौन होगा? 4 सदस्य, संस्था प्रधान होगा। जिस संस्था में ये कांड हुआ है वो संस्था प्रधान साथ में होगा, और 4 सदस्य और होंगे। इन सब में 50% महिलाएं जरूरी हैं। आंतरिक समिति का गठन धारा 4 के तहत और स्थानीय समिति का गठन धारा 6 के तहत होता है। पूछ ले कि स्थानीय समिति का अधिकारी कौन है? जिला अधिकारी, ब्लॉक प्रधान, संस्था प्रधान, 4 सदस्य उसी संस्था के होंगे जहां महिला के साथ अपराध हुआ है। क्लियर? इसके बाद क्या होता है मेरे भाई? आंतरिक अपराध, आंतरिक समिति से सुलह नहीं हुई, स्थानीय समिति से सुलह होने की बात हुई, तो स्थानीय समिति क्या क्या दंड देगी? अति महत्वपूर्ण है। पहली बात तो अगर अपराध छोटा है तो चेतावनी दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? चेतावनी। जैसे कि कोई लड़के ने सीटी बजा दी, कोई लड़की जा रही है भाई और केस हो गया, तो उसको कह देंगे कि चल कोई दिक्कत नहीं, अगली बार मत करना, लेकिन जुर्माना लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जुर्माना। और जुर्माना तो आईपीसी की प्रत्येक धारा में जुर्माना जरूर है। जुर्माना 50,000। पूछ सकता है बताइए कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न लैंगिक शोषण अधिनियम 2013 के अनुसार कितना जुर्माना रखा जाएगा? 50,000 रुपये। नेक्स्ट, अपराधी की वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। मेरे भैया क्या कर दिया जाएगा? उस अपराधी की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है मेरे भाई? उस अपराधी को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। नौकरी से निकाला जा सकता है। मींस फैक्ट रखने 4। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न लैंगिक अधिनियम 2013 के अनुसार क्या सजा के प्रावधान है? तो छोटा है तो चेतावनी दे देंगे अपराध,
जुर्माना 50,000 रुपये भरना है, अपराध की वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी अपराधी की, और नौकरी से भी निकाला जा सकता है। अब मेरे भैया ये तो हम बात कर रहे हैं समितियों की, ये इनसे कुछ नहीं हुआ। और पीड़ित महिला इन समितियों के, यानी कि पीड़ित महिला इन समितियों के किसी भी निर्णय से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगी? जब पीड़ित महिला संतुष्ट नहीं होती है, पीड़ित महिला समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं होती है, तो उस पीड़ित महिला को 90 दिन मीन्स 3 माह के अंदर वो क्या कराती है, परिवाद दर्ज करवाती है। परिवाद को ही क्या कहते हैं, केस को ही क्या कहते हैं, FIR। क्लियर? अब पीड़ित महिला इन समितियों से क्या है, संतुष्ट नहीं होती, तो महिला ने 3 माह के अंदर, अगर 3 माह में केस दर्ज नहीं करवाया तो वो केस कोई काम का नहीं है। परिवाद दर्ज करवा दिया, केस दर्ज करवा दिया, FIR दर्ज करवा दिया, एक ही बात है। आ जाओ भाई, बात पहुंच गई पुलिस के पास, यानी कि न्यायालय में, है ना। अब भाई परिवाद, पहला प्रश्न, पीड़ित महिला कार्यस्थल पर हुए लैंगिक शोषण और संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत पीड़ित महिला परिवाद या केस कौन सी धारा के तहत दर्ज करवाएगी? धारा 9 के तहत। धारा 9 के तहत केस दर्ज होगा मेरे भाई, या परिवाद दर्ज होगा, या FIR दर्ज होगी। अगला पॉइंट, धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है कि सुलह करवाने का प्रयास, जो अधिकारी होते हैं वो सुलह करवाने का प्रयास करते हैं। धारा 11 क्या कहती है मेरे भैया? धारा 11 कहती है कि जांच के आदेश जब नहीं माने जाते तो जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 कहती है कि अगर कोई अधिकारी जांच में देरी करता है और आपकी नहीं सुनता है, तो जांच में देरी होने पर कानूनी दंड, उस अधिकारी पे केस लग जाएगा उल्टा। ध्यान रखना, क्योंकि ये तुम्हारे काम की चीज है। कल को तुम्हारे कोई रिलेशन वाले की कोई प्रॉब्लम आ जाए, डायरेक्ट बोलो थानेदार को। धारा 9 क्या कहती है? आपको केस दर्ज करना पड़ेगा। धारा 11 क्या कहती है? कि आपको जांच के आदेश हैं, और अगर आप देरी करते हो तो धारा 12 के तहत एक्ट बताना। भानु प्रताप, वो एक भानु प्रताप ठाकुर की पिक्चर देखिए सूर्यवंशम, वो इंस्पेक्टर को सारे अकॉर्डिंग टू लॉ सिखा देता है, अकॉर्डिंग 94, कि आप किसी महिला को 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू रूल्स, इंडियन पीनल कोड, IPC की धारा, ये सब समझा देता है। तो ऐसे बनो ना, ऐसे क्यों बन रहे हो फालतू में। अब देखो भाई, चलो धारा जांच के आदेश दे दिए। धारा 13 क्या कहती है मेरे भैया? धारा 13 कहती है कि रिपोर्ट पेश की जाए, धारा 13 के अकॉर्डिंग। अब रिपोर्ट पेश हो गई। धारा 14, धारा 14 के तहत अब आ जाएंगे हम कहां? IPC की धाराओं पर, क्योंकि अब दंड मिलना निश्चित हो गया। बहुत प्रयास कर लिया अपराधी को बचाने का। अब आ जाते हैं हम, क्या क्या दंड मिलेंगे, कौन कौन सी IPC की धाराएं इसमें लागू होंगी। धारा 354, धारा 354 ब्रैकेट 1, धारा 354 ब्रैकेट 2, धारा 354 ब्रैकेट 3, धारा 354 ब्रैकेट 4, धारा 354 धारा 509। ये मोस्ट है। आपको सर इतनी धाराएं हम तो याद नहीं रख सकते, तो मतलब वो पुलिस में मेरी तरफ से नहीं रख सकते, तो क्योंकि एक प्रेस यहीं से आना निश्चित है। पहले ही बता दिया, अधिनियम पूछेगा, अपराध की श्रेणी पूछेगा, NCRB के बारे में पूछेगा,
आईपीसी की धारा प्रत्येक एक्ट से पूछेगा, तो जानते हैं एक एक धारा के बारे में मेरे भैया। देखते हैं कौन सी धारा क्या कहती है। अब सजा का प्रावधान है 354 धारा आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत 354 क्या कहती है, किसी कार्यस्थल पर, पहले तो डेफिनेशन सुन लो, किसी महिला की लज्जा भंग करना, और महिला की लज्जा भंग बाह्य आपराधिक रूप से उस महिला की लज्जा भंग करते हो आप, आपराधिक रूप से कैसे, शब्दपूर्ण, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण, धार्मिक रूप से, भावनात्मक और आध्यात्मिक किसी भी लज्जा को भंग करते हो, तो 354 के तहत कम से कम सजा 1 वर्ष की है मेरे भैया, और अधिक से अधिक सजा अधिक 5 वर्ष। पहले ही बोल चुका हूं आईपीसी की प्रत्येक धारा में जुर्माना जरूर है। क्लियर? तो महिला 354 के तहत, अब आपके दिमाग में आ रहे हो सर ये लज्जा बार बार कर रहे हो, लज्जा भंग कर रहे हो। लज्जा भंग, किसी भी लड़की को आप गलत कमेंट करते हो, या किसी भी लड़की को आप जाते हुए किसी अंग को टच करते हो, ठीक है, तो बाह्य आपराधिक जबरदस्ती श्रेणी में जो भी क्या कौन सी धारा लगेगी, 354 के तहत आपको 5 वर्ष की सजा हो सकती है, 1 वर्ष का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट धारा 354(1) इंडियन पिनल कोड 1 क्या कहता है, किसी महिला की लज्जा आपराधिक या जबरदस्ती करना, इसके तहत धारा 354(1) के तहत रूल्स दिए गए हैं 4। कौन कौन से मैं बता देता हूं। 4 रूल्सों में बात करें। पहला रूल्स शारीरिक संबंध या अग्रगामी क्रियाएं। अगर किसी लड़की के साथ आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करते हो, या उस लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए आप प्रेरित करते हो, तो इंडियन पिनल कोड 354(a) अग्रामी क्रियाएं करते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट है साहित्य दर्शन, यानी कि गलत साहित्य दर्शन। आजकल क्या करते हैं कुछ लोग, फोन का यूज करते हुए व्हाट्सएप पर कोई न्यूड फोटो डाल देते हैं, या फिर इधर उधर से कोई गलत वीडियो या गलत कमेंट कर देते हैं, तो वो गलत साहित्य दर्शन, यानी कि आपने किसी भी गर्ल्स महिला को अगर ऐसा कोई भी कमेंट किया, ऐसी कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी फोटो डाला, तो 354(a) के तहत सजा निश्चित है, 10 वर्ष की होगी कम से कम। तीसरा पॉइंट अभद्र टिप्पणी। अगर आपने किसी पर अभद्र टिप्पणी करते हो, कोई महिला जा रही है गलत कमेंट कर दिया, या फेसबुक पर आपने उसके फोटो पर गलत कमेंट कर दिया, ज्यादातर कमेंट इंस्टाग्राम पर कर दिया, या कोई भी ईमेल आईडी, हैक आईडी, कोई भी आईडी को आप हैक करते हो, गलत कमेंट करते हो, 354(1) की एक धारा। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जागरूक होना, अपराध नहीं करना। तुम्हारे अंदर भय बैठेगा, किसी को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजने से पहले 10 बार सोचोगे कि कहीं उसके, अगर उस लड़की को पता हुआ कि धारा लग जाएगी 354(1) और किया कुछ नहीं, 1 सेकंड का खेल था, बस इंस्टा पर क्या है बढ़िया सा कमेंट दिल लिख के देख लेना, ज्यादा बड़ी बात है तो वो तो क्या है, लड़कियां सीधी होती हैं जो कोई कुछ नहीं कहता, नहीं बाकी तो हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो अभद्र अगर आप टिप्पणी करते हो तो 354(a). दोस्तों इस प्रकार मैंने पहला फैक्ट आपको कंप्लीट कराया
महिला एवं बाल अपराध का, और इसी के साथ अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।